1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा, 1 ईंट नहीं लगाया गया, 1 कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची और इस सूबे के अवाम को तकलीफ पहुंचाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सिंध पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जहां इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, लेकिन कराची के अवाम ने जो मैंडेट हुकूमती जमात को दिया था वो अगर ना मिलता तो शायद तहरीक इंसाफ कभी विफाक में हुकूमत ना बना पाती। कराची वालों ने जिसे सपोर्ट किया, जिसे वोट दिया, उसने उन्हें कुछ नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाई से जो नुकसान कराची की अवाम को हुआ उसका एहसास शायद ना विफाक को है और ना ही 13 बरस से सूबे पर हुकूमत करने वाली जमात को है। आज 10 माह बाद वजीर आजम जब कराची पहुंचे तो वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल तक नहीं किया, और जब विफाक ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का इजलास बुलाया तो इस सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह को दावत तक नहीं दी गई। और अब तक ये बहस चल रही है कि कराची की हालत बदलने के लिए विफाक ने इतने अरब दिए और सिंध का इसमें कितना हिस्सा है। लेकिन आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसका कितना हिस्सा है, बल्कि आवाम पूछती है कि कराची को जो पैकेज दिया था वो आखिर कहां गया, क्यों नहीं खर्च किया जा सका। इस सियासी रस्साकशी से कराची के अवाम को क्या कुछ भुगतना पड़ा है, और तेजी से बदलते सियासी मंजरनामे पर मेरे 9 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, कराची पैकेज के नाम पर 1100 अरब के मंसूबों का ऐलान हुआ लेकिन 1 रुपया भी नहीं मिला। इस ताखीर पर कसूरवार सिंध हुकूमत है या विफाकी हुकूमत? सवाल नंबर 2, क्या विफाक और सिंध की लड़ाई के बायस कराची में सफाई का निजाम दरम बरम है और रोशनियों का शहर गंदगी का ढेर बन चुका है? सवाल नंबर 3, समंदर के किनारे आबाद करोड़ों लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ग्रेटर कराची पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम यानी K4 का मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है या विफाकी हुकूमत? सवाल नंबर 4, ग्रीन लाइन का वो मंसूबा जो 4 साल पहले तक मुकम्मल होना था, इस मंसूबे के तहत आज तक कराची वालों को एक बस भी नसीब नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 5, कराची के अवाम आज जदीद ट्रांसपोर्ट के निजाम से महरूम है। कराची सर्कुलर रेलवे जैसा मंसूबा बरसों से इल्तवा का शिकार है। इसकी वजह विफाक है या सिंध हुकूमत की नाअहली? असल वजह है क्या? सवाल नंबर 6, कराची के लिए बाइख्तियार बल्दियाती निजाम का वादा क्यों वफा नहीं हो सका? इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 7, बिलावल भुट्टो ने हुकूमत गिराने के लिए एक बार फिर PDM को असूली सियासत का मशवरा दिया है। क्या अपोजिशन इत्तेहाद एक बार फिर मुत्तहद हो सकता है? सवाल नंबर 8, उस्मान बुज़ार और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और हुकूमत गिराने के लिए बिलावल भुट्टो तैयार हैं, तो मुस्लिम लीग नून क्यों हिचकिचाहट का शिकार है? सवाल नंबर 9, बलोचिस्तान में नून लीग वालों को तोड़कर पीपल्स पार्टी में जोड़ने के बावजूद क्या हुकूमत गिराने के लिए नून लीग बिलावल भुट्टो पर एतबार कर सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर बंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीम आदिल शेख साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक फॉर्मूला उन्होंने दिया। ये फॉर्मूला पहले भी वो दे चुके हैं और उसमें जिक्र किया उस्मान बुज़ार का और वजीर आज़म इमरान खान साहब का। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिएगा। हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। आज भी मैं समझता हूं कि अगर ऑपोजिशन सीरियस है, अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। तो ये जनाब आपने गुफ्तगू सुनी। मैं सबसे पहले जरा कादिर खान बंदोखेल साहब से ही पूछ लेता हूँ। कादिर बंदोखेल साहब, ये जो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये जो फॉर्मूला दे रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब को पहले हटाते हैं फिर इमरान खान साहब को हटाते हैं, ये किस तरह होगा सर? बड़ा आसान सा फार्मूला है। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, बजाय ये कि अफरा तफरी का जिस तरह इमरान खान साहब धरने की सूरत में करा था। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें सबसे पहले जो जमहूरी जो स्टेप है वो उठाना चाहिए, और जमहूरी स्टेप आपको पता है अदम एतमाद है। अदम एतमाद तो बड़ी आसानी से हो सकती है इस वजह से कि पंजाब हुकूमत 7 सीटों पे खड़ी है और वफाक हुकूमत जो है ना वो 4 सीटों पे खड़ी थी।
अब अगर जहांगीर तरीन साहब को देख ले, जिसने 32 MPA और 8 MNA जो ना अपने साथ मिला के शो कर दिए, ये वो लोग जो शो किए उन्होंने। अच्छा। तो और फिर उसके बाद जाके हम ये समझ रहे हैं कि अगर यहां से स्टेप लिया जाए, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम लीग नून प्रेशर दे रही थी PDM के फैसलों की खिलाफ वर्जी, या PDM की जो बात हुई थी कि सब मुतफका फैसला करेंगे और वो जाके इस्तीफे पे अड़ गई, और फिर ज़मीनी इंतखाबात हो मेरे हल्के में, और फिर उस हवाले से आप देखा कि फिर वो शायद खाकान अब्बासी जिस तरह जो वो घूम रहा था गली मोहल्लों में, और मिफ्ता इस्माइल जो कि उनका पार्टनर है, तो हम ये समझ रहे, फिर उसके बाद जब बात नहीं मानी तो शोकाज दे दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि PTI को या बुजदार हुकूमत को सारा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून दे रही है। उसकी वजह ये है कि हमने तो सीधा फार्मूला सामने रख दिया है कि भाई अदम एतमाद शुक्र है, हमारे गो की सीटें वहां नहीं है, कम है, मगर नून लीग की सीटें है वहां पे, और हम जहांगीर तरीन ग्रुप से भी बात कर सकते हैं, हम दूसरे जो ग्रुप है नाराज है या जो नाराज MP है PTI के, उनसे भी बात कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है जो हर किसी को हक होता है इस हवाले से। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस तरफ नहीं आ रही है, मुस्लिम लीग इस तरफ राजी नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, जो जहां तक मेरे जाती ख्याल है, मेरी पार्टी का मैं नहीं कह सकता हूं कि पार्टी तर्जमान जो बात करेगी, मेरा अपने जाती ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो ना वो खुद PTI को सपोर्ट दे रही है। अच्छा। और किसी तरीके से चाह रही है कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता हमवार कर दे। इसके अलावा तो मुझे कोई होगा, क्योंकि जब इस्तीफे की बात हो रही थी, फिर जमीन इंतखाबात में मिफ्ता इस्माइल को उतार दिया है, और फिर जिस तरह शोकाज दे दिए है, ये सारी हरबे तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो एक इत्याग की तरफ जा रहे। गो कि आज हमारे PDM से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाने इनका PDM की पार्टियां जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो करना था कर दिए। फिर इसी तरह अगर आपने देखा होगा जो कश्मीर के इलेक्शन से अगर हमारी PDM की सूरत में हम ज्वाइंट इलेक्शन लड़ते, आप यकीन करते हैं कश्मीर के एक सीट भी PTI नहीं ले सकती थी, मगर क्या किया नून लीग ने, वही अपने हरबे इस्तेमाल कर उसने अपना अलग कर दिए। और जब इलेक्शन हार गई है तो जाके आप अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का हमारे अकबर साहब को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो भाई ये सारी बातें तो सबको समझ में आ रही है, अगर किसी को और को समझ में नहीं आ रही है। और अब ये इधर उधर की बातें अगर कर ले, या तारड़ साहब अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो, लेकिन सीधा क्लियर बात है कि जमहूरी जो एक रास्ता है वो अदम एतमाद का आई है, नाकाम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारी सीटें कम हो जाएंगी, क्या होगा, और ये हमारा हक तो है ना, उस हक को आप अवेल कर ले, उसको क्यों नहीं करे हो आप। अच्छा, ने ये जो आपने मंदोखेल साहब जो कुछ भी बताया है, मैं उस पर तारड़ साहब से तो जवाब लेता ही हूं, लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि ये पूरा फॉर्मूला है, इसमें सारा कुछ जो है वो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर फोकस है कि वो कुछ करेंगे, वो साथ मिल गए तो पंजाब में भी तब्दीली आ सकती है, विफाक में भी तब्दीली आ सकती है। ऐसे ही है सारा आपका जो बेसिस है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के ऊपर है। देखो जी 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 बिल्कुल आप सही समझे, बिल्कुल सही समझे। बात यह है, सियासी में दुश्मनी बात करूं, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा। अगर PTI से जहांगीर तरीन नाराज है तो यकीनन हमें उसका सहारा लेना चाहिए। अच्छा। अगर PTI से काफ लीग की हुकूमत नाराज है तो यकीनन हमें साथ लेना चाहिए। अगर PTI के MNA असम्बली के अंदर जो ना, मैं नाम किस किस का बता दूं, वो जब खुला हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा है तो यकीनन हमें उसका सहारा लेना चाहिए। तो सियासी में दुश्मनी करूं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये तारड़ साहब, मुझे जरा सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आप लोगों को क्या एतराज है इस बात पे? कादर मंदोखेल साहब ने तो पूरी की पूरे चेस बोर्ड आपके सामने बता दिया, चाल किस तरह चलनी है और मात किस तरह देनी है, ये तो उन्होंने सारा कुछ ही बता दिया। फिर आप लोगों को एतराज किस बात का है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए बात यह है, एतराज इस बात का तो कतन नहीं है कि कोई नो कॉन्फिडेंस की मूव लाई जाए, मगर एक 6 सीटों वाली जमात जिसकी पंजाब में 6 सीटें हैं, वो किस पे तकिया करके बैठे हैं और क्या फॉर्मूला है जिसके तहत अदम एतमाद लाया जाएगा? मैं आपको गेम खोल देता हूं, बताएं। हमारे 166 मेंबर्स हैं, ठीक है, हमें 10 सीटें चाहिए पंजाब में अदम एतमाद लाने के लिए, 10, ठीक है। अब या तो चौधरी बरादरान हमारे साथ मिले, काफ लीग हमारे साथ आए तो चलें, फिर तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर PTI के सिटिंग अराकीन फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं और वजीर आला का इलेक्शन या नो कॉन्फिडेंस जो होता है वो डिवीजन ऑफ हाउस से होता है, यानी गैर हाजिर, बगैर वजह के गैर हाजिर होने वाले मेंबर पे भी डिफेक्शन क्लॉज लगता है। अच्छा, तो हमें समझा देना वो क्या फॉर्मूला है जिसके तहत PTI के पूरा ग्रुप आएगा हमारे साथ और उन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगा। और दूसरी बात यह कि क्या जहांगीर खान तरीन साहब ने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील दिया है? क्या स्पीकर को कोई दरखास्त दी है कि हमारे ये अराकीन एज ए सेपरेट एंटिटी ट्रीट होंगे? उनके तो दिन ब दिन बंदे टूटते जा रहे हैं। नजीर चौहान टूटा है, बाकी भी इन द पाइपलाइन है। और जब वफाक में नो कॉन्फिडेंस किया था, और सॉरी, जब
गिलानी साहब के इलेक्शन के बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया इमरान खान ने, तो सिर्फ हमारे टास्क ये था कि हमने 7 मेंबर गैर हाजिर करने थे, ओनली 7। अच्छा, और उन्होंने कुछ नहीं करना था, सिर्फ गैर हाजिर होना था। तो तब आप किधर थे और तब क्यों नहीं गैर हाजिर करवा सके? वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके चले गए। तो इसलिए बार बार ये नाकाम स्ट्रैटेजीज बनाने से कुछ नहीं होगा। या तो अपने पत्ते खोलें, ये सियासी स्टेटमेंट दे देना और एक विक्ट्री क्लेम कर लेना, तो मैं समझता हूं ये कोई दानिशमंदी नहीं है। और इनका माजी जो अपोजिशन को तोड़ने की ये बातें कर रहे हैं, बाप के साथ मिलके बलोचिस्तान में हमारी हुकूमत का तख्ता किसने उल्टा था? अगर आपने नहीं उल्टा तो मुझे बता दें। आपने उसके बाद संजरानी को चेयरमैन सेनेट क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, आप बता दें। और तब भी आपने संजरानी का ताल्लुक भी बाप से था ना, वो तरीके इंसाफ में तो नहीं था, मगर आपने उसको वहां पे हावी किया। फिर आपने वजीर आजम का इलेक्शन हुआ तो इमरान खान को फायदा देने के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाले, आपने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और जब आपका स्पीकर का उम्मीदवार था, हमने आपको वोट डाले थे। तो देखिए ये बातें पुरानी हो गई हैं, काइंडली कोई नई बात करें आके। और ये जो आप इल्जामात लगा रहे हैं कि शायद अब्बासी साहब मिफ्ता इस्माइल की कोई पार्टनर शार्टनर हैं, वो हमारी जमात के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने भरपूर कैंपेन आपके खिलाफ की है, आपको गिला होगा। मगर आप भी कोई 10-12 हजार से तो वो सीट नहीं ना जीते। सूबाई हुकूमत होने के बावजूद इतने थिन मार्जिन से आपने वो सीट निकाली, आपको मुबारक हो। मगर मुझे नहीं समझ आती कि आपकी सियासी हिकमत अमली क्या है। गिलानी साहब के इलेक्शन में भी जिन लोगों ने आपको वोट दिया, वो मुझे पता है किन किन गारंटीज पे दिया, और उनमें से मेजॉरिटी का ताल्लुक पंजाब से है। और वो जो पंजाब से जिन लोगों का ताल्लुक है, उन्होंने कोई फ्यूचर का वादा वही लिया होगा ना। मगर वही लोग जिन्होंने गिलानी साहब के इलेक्शन में हमारी गारंटी पे वोट दिया था, वो उन्होंने अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस की, वो कासिर रहे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में गैर हाजिर हो जाएं। एक बंदा भी गैर हाजिर होने को तैयार नहीं था। तो काइंडली ये हवा में बातें बहुत हो गई हैं। मैं जरा अगर कोई जवाब से 2-3 ऑप्शंस हैं। मैं जरा 1 मिनट जल्दी से, मैं हलीम आदिल साहब के पास भी, आप मुझे पता है ये कन्वर्सेशन वैसी वो बड़ी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब ये जो डिफेक्शन वाली बात है, इसमें तो वेट नजर आता है सर। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर मेरे पंजाब में 6 सीटें हैं तो अब मैं अदम एतमाद आपका सियासी पार्टनर हूं, मेरा हक है। नूरानी का बेटा जो है ना, उसके एक काउंसिलर भी नहीं है, वो भी बोल रहा है। आपका सिंध में कौन सा काउंसलर था, कौन सा एमएनए एमपी थे जो आप हमारी हुकूमत की से इस्तीफे ले रहे थे, वो भी जरा सोचे। फिर जब बाप पार्टी की बात कर रहे हो, तो बापों का बाप तो आपके साथ है पिछले 35 साल से, और फिर 35 साल में आप मुझे बताओ, अभी पीडीएम के तहरीक चल ही रही है। ये आपने कादिर साहब, मेरी बात सुन, आपने कौन है, आपने बापों का बाप कौन है सर? सब ये इनको पता है ना। कौन सर? ये जो शहबाज शरीफ राब्ते में है, ये वही है जो शहबाज शरीफ राब्ते, अच्छा शहबाज, जो शहबाज शरीफ राब्ते में है वही है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने तहरीक इंसाफ के साथ मिलके, सुन ले मेरी जवाब सुन ले, आप हौसला रखें। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने कौन सा अखलाकियात के तहत, कौन से उसूलों के तहत, जब पीडीएम के तहरीक चल रही, आपने पीटीआई के साथ पंजाब में मुख मुका करके हमसे इस्तीफे मांग रहे हो, खुद उनके साथ सीटें बांट दिए, लो जी ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। ये किसने किया है? हमने तो एक, अगर हमने वोट लिए है तो एक पार्टी से लिए, जिस पार्टी के खिलाफ आप तहरीक चला रहे थे उन्हीं के साथ तो आपने इत्तेहाद कर लिए। तो आप किस मुंह से मुझे कह रहे इस्तीफा दे दो? आप किस मुंह से मेरी हुकूमत खत्म कर रहे हो? तो भाई आपका तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 2 बिजली के तार है, एक गर्म एक ठंडा। एक भाई गर्म होता है, दूसरा ठंडा होता है, काम निकाल लेता है। आज भी शहबाज शरीफ जो है ना, पूरे कश्मीर के इलेक्शन से वाला ताल्लुक तो क्यों, किसी के कहने पे आज भी शहबाज शरीफ का स्ट्रेटेजी है, इनकी पार्टी के में 2 रुख है। शायद खाकान अब्बासी का जो बयान है वो अलग है, राना तनवीर का अलग है, ये पता नहीं किसके साथ है। तो सवाल ये, हम तो क्लियर कट पॉलिटिक्स करें। जब आप डायरेक्ट पीटीआई के साथ एहतियात कर सकते हो, तो मैं किसी से वोट क्यों नहीं मांग सकता हूं? मैं तो आज जहांगीर तरीन से भी मांग रहा हूं, मैं तो आज काफ लीग से मैं मांग रहा हूं, मैं तो आज पीटीआई से भी मांग रहा हूं कि अगर एतमाद में वोट है वो दे दे हमें वोट। नहीं, लेकिन कौन सी बुराई है? जो बुराई आपको अपने अंदर नजर नहीं आ रही, किसी और के अंदर आपको नजर आ रही है। सुन ले, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, वो आपका जमहूरी हक है कि आप वोट मांग सकते हैं, आप बेशक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही मांगे, लेकिन ये जो तारड़ साहब फरमा रहे हैं कि डिफेक्शन की क्लॉज लग जाती है अगर आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, उसका क्या करेंगे आप? देखिए, क्या ये वकील है, इसको क्या अभी मैं समझाऊं? पाकिस्तान के तारीख में मुझे बताओ, जो साइकिल चोर है, जो बकरी चोर है, वो जेल में बैठा हुआ है, सजा याफ्ता एक शख्स दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की अदालतों को सबको बाईपास करते हुए लंदन पहुंच जाता है। बताया कोई कानून है कोई कानून? मुझे बताइए, वकील है। अच्छा, जेलों में सड़ रहे लोग।
और इनका रहनुमा पहले 6.5 महीने के बाद ये वकील है, मुझे बता दे। अच्छा तारिक साहब आप जवाब दें, फिर मैं हलीम आदिल साहब के पास जाऊं, जल्दी से जवाब देना। ये देखें अगर ये चाहते हैं कि मैं, इनकी ख्वाहिश है कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब की जात के बारे में बात करूं तो मैं नहीं करूंगा। जब मियां साहब बीमार थे, बीमारी पे सियासत करना आपका वतीरा होगा, हमारा नहीं है। नहीं कानूनी बात मैं बता देता हूं ना, लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, हमने अंडरटेकिंग दी हुई है आपको। जिन केसेस का नहीं पता आप उन पे बोलेंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। मैं फिर आपको समझाने बैठा हूं लॉ समझा के क्या जा रहा है, कोई कानून है? बात ये है लॉ समझाते में कानून है। साल जिस कानून के तहत आसिफ अली जरदारी जेल से बाहर रहा है, हमें भी बता दें। शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा जेल हुई हैं, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल से लेके शाहिद खाकान से लेके साद रफीक से लेके पूरी फ्रंट लाइन को अंदर किया है। आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी? सारी फ्रंट लाइन आपकी बाहर है, हमारे अंदर है। बता दे एक बंदा अंदर है ना, वो भी आपने क्योंकि अस्पताल में रखा हुआ है, कंफर्टेबल रखा हुआ है, इसलिए कोर्ट आप वकील हो, आप वकील हो, मुझे वो कानून आप वकील हो ना, उसके कानून समझा दे, उसके पास पाकिस्तान से बाहर कैसे जा सकता है? दूसरी मर्तबा बिल्कुल वो सीआरपीसी के तहत जा सकता है। मुझे सीआरपीसी में सेक्शन 401 है, उसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने बाहर जाने की इजाजत दी हुई है। और बाकी नहीं आप मुझे बता देना, अरशद मलिक ने जो सजा दी थी किस कानून के तहत दी थी? आप मुझे बता दें कि बेटे से तनख्वाह लेने पे निकाला गया, आप लोग करें ना 3 साल में मजे किए, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको मिल गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको क्या फेस किया आपने पिछले 3 साल में? के अलावा आपने किया क्या है? कौन सा फेस किया है? कोई मुश्किल पुरानी बात होगी ना, छोड़े माजी को पिछले 3 साल में आपने कौन सी ऑपोजिशन की है? अच्छा मैं आपके सारे लीडर एक तो आपने हॉस्पिटल में पूरा हमारा हाईकोर्ट ने इसलिए उसकी बेल कैंसिल कर दी कि उन्होंने कहा कि ये तो आजादी से बेहतर सहूलियात आपने अस्पताल में दी हुई है। बेटा जेल में आपको कौन सा जेल है? वो कौन सी जेल है बता दें? खुर्शीद शाह जेल में कौन सी जेल है जहां पे सारी सहूलियत? मच्छर कहां पे शहाना काट के आंसू कैसे बाहर जाते थे? आप अभी तो बताओ ना, आप काटने से आंसू कैसे बाहर आते हैं आपकी लीडरान? वो तो बता देना। हमारा तो आज भी जेल में उन्हें नहीं कोई मच्छर काटने से बाहर नहीं आया था, अटक के लिए हमने भी काटे हुए हैं। बात यह है कि पंजाब की जेल में शिफ्ट करें खुर्शीद शाह साहब को, हफ्ते बाद मैं देखता हूं क्या होता है। चलो अपने तो सिंध में हुकूमत है ना, तो जेल में पता चले उसको। शहबाज शरीफ को हमने बड़ी जेलें काटी हैं, हमने लांडी भी काटी हुई है, मुझे लांडी भी काटी हुई है, ऐसी बात नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अगर ऑपोजिशन की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं जरा हुकूमत से बात कर लूं। लांडी जेल में अपने आंसू भी तो याद रखें। मैं जरा 1 मिनट हलीमा, कोई आंसू नहीं है सर, मैं आंसू नहीं है। आप लोग की माफिया तलाफियां और आपके आंसू हैं पिछले 3 साल। आप लोगों की ऑपोजिशन कितनी मजबूत है? मेरे ख्याल में हलीम आदिल शेख साहब इस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं होगा इस वक्त जो आप लोगों की उन्होंने गुफ्तगू सुनी है। हलीम आदिल शेख साहब, मुझे लगता है ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद इमरान खान साहब के अगले 2 साल पक्के हैं, लेकिन जो परेशानी की एक छोटी सी बात है वो ये है कि लग इस तरह रहा है ये हुकूमत जो है वो सिर्फ जहांगीर तरीन नामी एक धागे के साथ लटक रही है। वो धागा जिस दिन टूट गया ये हुकूमत गई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कभी आपको काफ लीग, आपको भी बहुत सारे तजिया निगारों को, बहुत सारे अपोजिशन के रहनुमाओं को, कभी काफ लीग जो आती हुई नजर आती है, वो कहते हैं गई, फिर कहते हैं एमक्यूएम नाराज हो गई, अख्तर मेंगल साहब नाराज हो गई, अदम एतमाद आ गया स्पीकर के खिलाफ गई, सेनेट के अंदर वोट नहीं मिलेंगे, बजट पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे वो धागा हमसे लिपटा हुआ है, वो धागा साथ है। पार्टी के अंदर बातचीत होती, कब कह दिया जहांगीर तरीन ने, मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यूं होगा तो यूं होगा, यूं होगा तो यूं होगा। हुआ क्या? कह रहे थे ना कि बजट पास नहीं होगा। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब लेकिन हुआ ना, हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी जीत गए इस्लामाबाद में तो हुआ तो था ना। अरे यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए, उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट हार भी गए। हाँ। यूसुफ रजा गिलानी बस वो इजी हल्का ले लिया था जरा, लेकिन मेरा कहना चाहिए कि वो कैसे जीते वो अलग बात थी, लेकिन उसके बाद चेयरमैन सेनेट का क्या हुआ। तो जहांगीर तरीन साहब आप लोग मीन्स मैं आपको बात नहीं कर रहा जाती तौर पे, मतलब बहुत सारे अब शोज में देख रहे होते थे कि जी अब तो बजट पास नहीं हो रहा। जहांगीर मतलब अभी हुआ नहीं है, कहना कि गाँव बसा नहीं और वो पहले आ गए ना,
अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, नाम रखने के ऊपर आगे कि जी जहांगीर तरीन चला गया, कोई हुकूमत बना रहा है, कोई हमारी हुकूमत गिरा रहा है, कोई पंजाब की गवर्नमेंट बना रहा है जहांगीर तरीन के साथ। नहीं, मेरा शेख साहब, मेरा सवाल ये है, आपने शेख साहब वो सुना होगा बिलावल साहब ने जो आज बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इतनी श्योरिटी से किस तरह बात कह रहे हैं? वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? ये थोड़ी देर पहले मंदोखेल साहब ने तो वैसे समझाया है, उन्होंने कहा जनाब अगर हम जहांगीर तरीन के लोगों के बीच में शामिल कर लें और नून लीग रजामंदी जाहिर कर दें तो पंजाब की हुकूमत गई। मैं तो इस वजह से कह रहा हूं इतने शॉर्ट शॉर्ट किस तरह, क्योंकि आज ये भी खबर आई है कि जहांगीर तरीन का राब्ता हुआ है महमूद साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है उनसे राब्ता हो गया है। अब वो आगे मैच्योर होता है या नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है मामला। देखिए, वो जो महमूद साहब है, मखदूम अहमद महमूद, वो उनके कजन है और रिश्तेदारों को पता नहीं, कजन है, खाला के बेटे हैं, हाँ। तो कजन के राब्ते तो रहते ही आपस में, उनका बिजनेस साथ, उनका उठना बैठना साथ, उनकी रिश्तेदारी। क्या वो अगर अपने कजन से मिलने तो राब्ता के दूसरा? बिलावल साहब ने क्या कहा, हम तो आज तो गौर ही नहीं करते उनके बयान। जब सर मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा अगर उन्होंने, मैं कोट कर देता हूं सर, मैं कोट कर देता हूं, अगर ऑपोजिशन संजीदा है तो उस्मान बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाए, कल हुकूमत गिर जाएगी। अपोजिशन जितनी संजीदा है वो आपने देख लिया, मैंने देख लिया, वैसे ये तो हकीकत है। वो आपके सामने बैठे, मेरे साथ ही बैठे हुए, अपोजिशन कितनी संजीदा है। तो मैं कहना चाहता हूं कैसे, कौन सी अपोजिशन, कहां की अपोजिशन? मफादात का गेम था, पीडीएम बनाई थी, और हम ये जो बड़कियां होती है ना सुल्तान राय, वो नहीं छड़ागा, वो नई छड्डा वाला काम नहीं चलता, रियलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह जीबी में, कश्मीर में मजबूती, खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन तरीके से मुल्क लेके चल रहे हैं। ये आपस में उलझे हुए, आपस के अंदर दो एक पार्टी में दो ग्रुप्स बने हुए हैं, मीम शीन नून जीम दाल का पता नहीं कौन कौन आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ अपोजिशन संजीदा होना नहीं है, अपोजिशन एक पेज पे नहीं है। पीडीएम मफाद परस्तों का एक टोला था, इकट्ठे हुए, उसके बाद आपस की लड़ाई कर, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अपोजिशन, बिलावल साहब, हम तो इन्हें बताया ना, हम उनका बयान सुनते नहीं, सीरियस लेते, चैनल चेंज कर लेते हैं कि क्या इन्होंने बात करनी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अपोजिशन संजीदा हो तो वो आपके सामने है, कहीं नहीं जा रही गवर्नमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से ये टाइम गुजार के अगला 5 साल भी है 2/3 मेजॉरिटी के साथ है इंशाल्लाह। देखिएगा, ये वक्त बताएगा। ये टूट फूट का शिकार हो गई है, ये पार्टियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं आपस के अंदर। इनके पास मतलब दोनों पार्टीज को अपने अपने सूबों में सूबाई पार्टीज हैं, एक पंजाब की पार्टी, एक सिंध के 4 डिवीजन की पार्टी, ना कश्मीर में रह गए, ना जीबी में रह गए, बलोचिस्तान में जहरी साहब नून से पीपी में चले जाए, पीपी से नून में चले जाए, आपस में जितने चाहे बढ़ते रहे, हमें उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। हमने इस 2 साल में जो बच गए हैं, हमने उसमें आवाम को डिलीवर करना है। हम डिलीवर कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट कश्मीर में आ चुका है। उसका रिजल्ट जो है वो इससे पहले भी जो इलेक्शन में आ चुका है। कहीं कहीं गलतियां भी हमारी है और गलतियों से हम सीख भी रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम अकले कुल हैं, हम गलतियों से सीख रहे हैं। लेकिन बात जहां तक होती है परफॉर्मेंस की, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक लीडर है, ऐसा कोई नहीं है। इमरान खान के कोई जाती मकासद नहीं है, इमरान खान के कोई बाहर असेट्स नहीं है। ठीक है सर, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपकी में सर दम ये है, मैं मानता हूं ये इस बात को कि बाकी ऑपोजिशन जो है वो कितनी मुतहद है और वो क्या कुछ कर सकती है, वो तो हमने सामने देख लिया। लेकिन ये जिस तरह ऑपोजिशन की आपस में लड़ाइयां चल रही जो थोड़ी देर पहले आपने देखी, हुकूमत और ऑपोजिशन की भी आपस की जो लड़ाई है, आज कराची के अंदर क्या हुआ कि वजीर आजम जब वहां पर गए तो वजीर आला सिंध उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गए, और उसके बाद जब कराची के सिलसिले में एक अहम मीटिंग हुई तो वजीर आला सिंध को वहां पर दावत नहीं दी गई। नुकसान किसका है? आवाम का है। कुछ उस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन की आपस की लड़ाइयां, बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान कि जनाब पंजाब के अंदर जो है हुकूमत गिराई जा सकती है, फिर विफाक में भी गिराई जा सकती है। कादिर मंदोखेल साहब, ये आपकी और ऑपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो केमिस्ट्री है वो तो सबने देख ही ली। लगता तो नहीं है कि इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किलात होंगी, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ही इतने इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन आज कराची में वजीर आजम वहां पर गए थे तो सीएम सिंध उनको रिसीव करने तक नहीं गए एयरपोर्ट। सर, इसमें कराची के अवाम का क्या कसूर है कि ये सब कुछ किया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए कि जो जी आपको मैं वो भी बता रहा हूँ आपको कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे में जाता है तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इतला दी जाती है। ठीक है। अब अगर वज़ीर आज़म इतला ही नहीं देते, जैसे पिछली मरतबा भी नहीं दिए, तो वज़ीर आला क्यों जाएगा उसके पास? नंबर 1 बात।
उसके बाद वो सिंध में आया। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो शुक्र कर लिया है कि कम से कम हमारे भी वज़ीर आज़म है, तो वो वहाँ पे गए सूबे के हवाले से तरक्याती काम या जो भी है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हुआ क्या। पिछले साल आए थे, तशरीफ लाए थे, 1100 अरब का उसने पैकेज दिया है, उसमें मुझे 11 रुपए तो बता दे कि जिन्होंने खर्च किए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो ग्रीन लाइन के उसको सर थोड़ा खर्च किए हैं सर। आज सर सुन लेना, अब वो सर फैक्ट्स तो ठीक रखे ना। असद उमर साहब ने ट्वीट किया है आज, बताए मैं आपको जरा पढ़ देता हूं, जरा दिखाइएगा जी, स्क्रीन पे भी दिखाइए। असद उमर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब रिव्यूड प्रोग्रेस of 5 federal projects in Karachi transformation plan. Green line BRT will start October this year, यानी कि ग्रीन लाइन अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। Storm water drains, sewage roads project will be completed this fiscal year. इसी मालियाती साल में जो है वो भी खत्म हो जाएगा। K4 modern KCR and freight corridor projects construction start in this fiscal year. सर ये प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं। असद उमर साहब ने सर ये सारे ऐलानात किए हैं सर। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको याद है ये जो धरना पार्टी ने 126 दिन की जो मनाई थी, उसमें तो कहा था कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां तक ले जाएंगे, क्या बनाएंगे नया पाकिस्तान। अभी तक वो पाइपलाइन में, ये मुझे बता दो, ग्रीन K4 मंसूबे के लिए जो पहले वफाकी और सूबाई हुकूमत का फंड के हिसाब से एक रेशो तय था, न पिछली हुकूमत ने दिए न अभी मौजूदा हुकूमत ने दिए। पिछली यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने भी नहीं दिए जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिया, टक्कर नहीं दिया। ठीक, उसके बाद अभी इस हुकूमत ने ये मुझे बताया, ये जो अभी ग्रीन लाइन ये स्टार्ट करेंगे, यानी 3 साल गुजर गए, ये अभी करेंगे। और कल मुझे एक शो में इनका एक साथी वो फिरदौस क्या नाम है, नकवी साहब, वो फरमाते थे जो पहले 2-3 महीने पहले उन्होंने कहा कि कुछ शर्म होती, कोई हया होती अपनी वज़ीर आज़म से मुखातिब होके, और उसके बाद उसको अपोजिशन लीडर की सीट से आज दोनों बैठा जो आज अली माजिद शेख साहब बैठे हुए हैं। वो मैंने यही बोला कि एक बार फिर वो जुमला दोहरा दे, तो भाई मुझे एक बात बताओ, वज़ीर आज़म तो ऐसे आता है जैसे कोई हमारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी और मुल्क में जाता है, सिंध में तो ऐसे जाता है। तो आज जब ये गए सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव को उसने नहीं बुलाया, उसने क्या किया, उसी तरह है जैसे सिक्योरिटी कमेटी का अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पे थी इजलास, जहां सिक्योरिटी अदारे वाले सारे अपोजिशन लीडर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर सामने चारों वज़ीर आला में मौजूद थे, वो मौजूद नहीं थे। और बजट तकरीर में उसने अपनी तकरीर झाड़ दिए कि भाई मैं अमेरिका की ये बात नहीं मानो। आज हमारा, मैं उस बात में नहीं, खारजा पॉलिसी का क्या बेड़ा गर्क हुआ है। आज हमारी 80,000 से ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, जो हमारे अवाम शहीद हो चुका है अफगानिस्तान की जंग की वजह से, आज उन्होंने हमें बार कर दिए। किसकी नाइली की वजह से? इनकी नावली की वजह से। तो भाई मुझे ये बताओ, अली माजिद शेख साहब बैठे हुए रोज ये तकरीर फरमाते हैं, इनकी 29 MP है और 14 आज 13 MNA हो गए। इन्होंने ये बताओ कराची को क्या दिया है? कराची भी वज़ीर आज़म का शहर है, सिंध भी वज़ीर आज़म का सूबा है, उसने क्या दिए सिवाय तकरीर फरमाने के? अब सवाल ये अभी बता रहे कि 2 साल में हम करेंगे, ये अभी करने वाली बात कर रहे हैं। ये खुशकिस्मत है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, इस बात से तो मैं इत्तफाक करता हूं इसकी कि ये खुशकिस्मत है कि नून लीग अपने करे। उनको एक ही चीज से गर्ज है कि मियां साहब को लाओ, बाकी सारी रास्ते में आपके साथ अपनाने को तैयार हूं। ये उनकी खुशकिस्मती है, वरना आज अपोजिशन इकट्ठे हो जाए, आप यकीन करेंगे चंद दिनों के बाद इनकी पंजाब हुकूमत जाएगी और मरकज जाएगी। मगर क्या करे, जो हमारे अपने लोग इस तरह दराड़े, अपने लोग जो ना वो खुदगर्ज बैठे हुए। तो मैं जरा पहले हलीम आदिल शेख साहब से सर इसका जवाब ले लूं, क्योंकि जारी बात है इट इज रिलेटेड टू सिंध। हलीम आदिल शेख साहब, आप ऑपोजिशन लीडर भी हैं, तो इसकी क्या वजह है कि सीएम सिंध को इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि वजीर आजम आ रहे हैं? और जब तक आप लोगों की कोऑर्डिनेशन वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ नहीं होगी, अल्टीमेटली नुकसान तो सर कराची का होना है। फिर मैं आता हूं आपके जवाब पे, लेकिन मैं मोहतरम मंदुखैल साहब को एक चीज क्लियर कर दूं। इन्होंने फरमाया कि जी केसीआर स्टार्ट होगा, केसीआर स्टार्ट हुए पूरा ट्रैक बन चुका, बसें कोई शेशिया कबाड़ी मार्केट से नहीं खरीदनी थी, ये चाइना से ऑर्डर पे बनवाई गई थी। इस आज वहां से चाइना पोर्ट पे बसें रवाना हो चुकी है, इंशाअल्लाह सितंबर के एंड में अक्टूबर के अंदर रोड के ऊपर होंगी, ट्रैक बन चुका है। उसके अलावा जो 5 बड़े नाले हमें मिले थे, जिनमें 2 नहरी नदी और मली नदी उसकी असल सूरत बहाली थी, वो अलग चीज था, लेकिन जो 3 मेगा नाले थे, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, जिसकी वजह से कराची पूरा डूबता था, और 41 नाले केएमसी के और 500 नाले डीएमसी के पीपल्स पार्टी ने कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट ने। अल्हम्दुलिल्लाह 80% काम
35 अरब रुपए उनको दिया जा चुका है एनडीएमए की जानिब से। 80% काम, मंसूर अली खान साहब टीम भिजवाइएगा अपनी कल वहां, 80% काम पैसों से हुआ है, फूंक मारने से नहीं। वो अलादीन की चिराग ने कहा मैंने नाला खोद दिया, वो काम हो चुका है। K4 पे मेरे मुस्लिम भाई को शायद इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले भी जो भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, लेकिन 12 अरब रुपए K4 पे वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं दिया हुआ था, इन्होंने सिर्फ मिसमैनेज किया था। आज K4 को वापडा के हवाले करके K4 के ऊपर इस साल के अंदर इंशाल्लाह काम बहुत आगे बढ़ चुका होगा। अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है और K4 पे काम स्टार्ट हो चुका है। फ्रेट कॉरिडोर एंड KCR, ये 5 बड़े प्रोजेक्ट्स थे हमारे, इसके ऊपर भी वहां काम सिस्टम में आ चुका है, काम शुरू हो चुका है, इस फिस्कल ईयर में तैयार होगा। अब आइए, 13 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, 13 साल के अंदर, पूरे 13 साल में सिर्फ 1600 अरब रुपए डेवलपमेंट साइड पे रखे, जिसमें इनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 44% करप्शन हो गई। आज इनके दौर में कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती है, कुत्ते की वैक्सीन 8,900 अरब सिंध को मिलने के बावजूद कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती है। लाड़काना की मशहूरी है कि लाड़काना को एड्स लगी हुई है, सिंध के अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती है, सिंध के अंदर रक्षा, टैक्सी, चिंची जो है उसकी एम्बुलेंसें चल रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्राइम मिनिस्टर ने 1100 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 625 हमारे थे, उसके अलावा 446 अरब के मैं सर इजाजत आगे सर, पॉइंट आ गया सर आपका। एक बात खान साहब एक छोटी बात सर बोले शेख साहब सुन तो लीजिए। अरे लेट मी कंप्लीट ना, एक छोटी सी बात है। मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान को जाना है, आज 8 महीने से सीएम के जिले में मोटरवे के लिए परमिशन सेक्शन 4 नहीं दिया गया, उसको दिए जा चुके हैं, जमीन के पैसे दिए जा चुके हैं, सीएम सिंध के जिले में मोटरवे की जमीन निकाल के दी गई। तो तरक्की की रुकावट में सिंध हुकूमत रुकावट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से ये मिथ बनाई हुई है कुछ ओके, मैं एमपी एमएलए सर, मुझे इजाजत, मैं जरा आगे सर, आगे मेरी जवाब भी तो सुन ले। अच्छा मंदोखल साहब जल्दी से बात कीजिए, मैं तारड़ साहब के पास जाना है सर, जल्दी से बात कीजिए जी। बात ये है कि हमें 13 साल के गिनवार है, आपके पंजाब का हाल तो देख लें, जहां इंसानों को, जिंदा इंसानों के हाथ और पांव काटे जा रहे हैं, उसका क्या किया आपने? आपका पुख्तनख्वा को बता दे कि वहां दिन दहाड़ी बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आप बलूचिस्तान के बता दो कि वहां पे क्या हो रहा है। आप इस्लामाबाद दिखा जो पानी से डूब गया, आपका कैपिटल, आपकी क्या कहते हैं मॉडर्न सिटी आपकी, वो भाई कौन से नालायक की आपको गिनाऊंगा? आपको सिर्फ दिमाग में सिंध सीएम फंसा हुआ है। आप अपना बता दो आपने क्या किरदार किए 3 साल में। 3 साल में सिवाय तनकीद करने के, इधर फुटेज बना ली, उधर फुटेज नहीं, अमली कलाम ने क्या किए? आप बजट का बता दे, बजट के हवाले से आप मुझे बताओ, कट मोशन एक भी आपने दाखिल नहीं किए। आप लोग चारपाई लेके घुस गए वहां पे, क्या तमाशा बना के रखा आपने सिंध में। सिंध के हवाले से आपकी जो किरदार है, या कराची के हवाले से जिस तरह हवा आप दे रहे हो, ये दुनिया देख रही है। और एक ब्रेक सर, मुझे एक ब्रेक लेनी, सर मुझे एक ब्रेक लेनी, एक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक। लेकिन इस सारी चीज के अंदर अगर फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन इस सारी चीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे भी इल्जाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने भी कराची के लिए कुछ नहीं किया। तारड़ साहब इसका क्या जवाब देते हैं, जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस सारे मामले के अंदर चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत, दोनों की जानिब से नून लीग के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि इसने फिर भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत फिर भी कराची के लिए बहुत कुछ कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है जिस पे काम कर रही है, लेकिन नून लीग वो कुछ भी नहीं कर सकी जिसके लिए वो कोई क्रेडिट ले सके। क्या कहेंगे तारड़ साहब इस पर आप? देखिए बात यह है कि अगर कोई बात करे तो उसको शऊर भी लाजिम है। लाहौर कराची मोटरवे जब फ़्लाइटें बंद होती हैं या मौसम ख़राब होता है तो बहुत सारे मेरे भाई की तरह एमएनएज कराची से मोटरवे पे इस्लामाबाद आते हैं। हम इसको सखर तक तो बना गए, सखर से आगे जिन्होंने बनाना था वो सखर हैदराबाद एक सेक्शन मुकम्मल नहीं कर सके, हमने लाहौर से सखर तक बना दी है। मैंने बहावलपुर जाना हो तो मैं 3.5 घंटे में जाता हूँ, जिसने आगे सखर तक जाना हो आप खुद एस्टिमेट लगा लें कि हमने लाहौर कराची मोटरवे बना दी, इनको एक्सेस दे दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो किसी खाते में नहीं है, कोई बात नहीं, जो लोग सफर करते हैं वो देखते हैं ये किसने लगाया और कैसे लगाया। नंबर 1 ठीक है। नंबर 2 पोर्ट कासिम पे आपके 2 कोल रिएक्टर्स पड़े हैं। आपको नहीं पता कि पोर्ट कासिम पे सीपैक के तहत मियां नवाज शरीफ ने पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट लगाया। K2 K3 की दोनों की आप एलोकेशंस देख लें कि वो किस दौर में हुई, मेजॉरिटी काम किस दौर में हुआ। आगे आप आ जाएं, ग्रीन लाइन की सबसे ज्यादा PSDP की एलोकेशन, रिलीज ऑफ फंड्स, मौके पे जितनी भी उस पे काविश है वो मुस्लिम लीग नून की है।
इन मामलात को आप छोड़ भी दें, देखें ऑपोजिशन के आपस के मामलात अपनी जगह पे, कराची शहर ने तहरीक इंसाफ को चौथे नंबर पे प्लेस किया है। मंसूर साहब, ये किसी भी आदमी की आंखें खोलने के लिए, उसको चौंका देने के लिए काफी है कि एक आपकी मांगे तांगे की चले सीट मान लें, धांधली रदा सीट मान लें, फैसल वाडा ने जैसे भी करके सीट निकाली, वो आप टीएलपी से नीचे आए हैं। मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बहुत क्लोज मार्जिन से हुआ है, आप चौथे नंबर पे आए हैं और ये कराची ने आपको इस बात का जवाब दिया है कि आपकी वहां के लिए क्या खिदमात हैं। अब मैं एक बहुत बड़ा इशू उठाना चाहता हूं। हमने सियासी बुनियादों से, मजहबी बुनियादों से, रंग और नस्ल की बुनियादों से बालातर होके कराची में सबको एक टेबल पे बिठाया। मियां नवाज शरीफ के कराची के आप दौरे देख लें, ये रोज बोरीबंद लाशें, रोज टारगेट किलिंग्स, हर पार्टी का अपना मिलिटेंट विंग वहां पे एक्टिव था। तो मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन हुए कराची में, क्या वजीर नवाज शरीफ ने वहां पे लीड नहीं ली? कराची की रोशनियां किसने लौटाई? और वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो रेंजर्स हो, वो पाक फौज हो, वो सिंध गवर्नमेंट हो, वो पुलिस हो, वो होम डिपार्टमेंट हो, हर इजलास में सारे मौजूद होते थे। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, कोई दे ना दे, मगर मियां नवाज शरीफ ने वहां बैठ के इस बात का एहसास दिलाया कि कराची में हमें क्राइम फाइट करना होगा और ये जो रोज की टारगेट किलिंग्स हैं इसका खात्मा करना होगा। और ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने प्रूव किया कि ये हमने वहां पे एक मामला जो है वो रिजॉल्व किया है। तो मुझे बताइए कि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने गिना दिए हैं, इसके बराबर मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट ये गिना दें कि ये मोटरवे जितना प्रोजेक्ट, कराची के अमन बहाल करने जितना प्रोजेक्ट, आपके K2 K3 जितना प्रोजेक्ट, या पोर्ट कासिम के कोल पावर प्लांट जितना प्रोजेक्ट, मुझे बता देना। मैंने हलीम आदिल शेख साहब दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हलीम आदिल शेख साहब, ये आपको और क्या गिनाऊं? हलीम आदिल शेख साहब, ये जाहिर बात है ये ताहिर साहब ने जो गुफ्तगू की है इसमें फोकस उन्होंने वो जो फैसल वाडा साहब का हल्का था जो आप लोग हार गए उस पर रखा हुआ था, जिसपे कादिर बंदूखेल साहब जीत कर आए। तो सर, ये कराची का यही मैंडेट रह गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? लोगों को क्यों आप लोगों के प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहे? थोड़ी देर पहले आपने इतने गिनाए भी थे। देखिए, मैं बताता चलूं कि ये वाहिद सीट है जो 249 वाडा साहब की और अबू मंदुखैल साहब की वाहिद सीट थी जो 600-700 वोट्स के ऊपर हम लेकर गए थे, और ये हमारे काउंटिंग में थी भी नहीं। हमने मुकाबले पे एक फाइटर डाला था उसमें। बाकी कराची की एमएनए की सीट कहीं 50,000 की लीड है, कहीं 25,000 की लीड है, कहीं 12,000 की लीड है, मतलब 15,000 से और 50 के दरमियान उस लीड के ऊपर कराची की सीटें जीते हैं। ठीक है। लेकिन हम समझते हैं कि हमसे हमारे एमएनए साहब हल्के में नहीं गए, गलती है हमारी, कैंडिडेट की सिलेक्शन हमारी गलती है, दीगर भी हमारी गलतियां होंगी। लेकिन इस शेख साहब, आपके एमएनए हल्के में नहीं गए, ये फैसल वाडा साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं फैसल वाडा साहब की बात कर रहा हूं कि हमारी गलती है, गलतियां तस्लीम करनी चाहिए कि एमएनए साहब अगर, और इसीलिए फिर आपने उनको सेनेटर बना दिया। वो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सेनेटर के लिए फिट थे हमारे पास, चूंकि उन्होंने इस्लामाबाद में ज्यादा रहे, उन्होंने पार्टी की उनकी अच्छी ग्रिप है। लेकिन देखिए, अगर मान रहा हो बंदा तो मानना चाहिए कि हमारी गलती की, जिसका हमने नुकसान हुआ, और हमने कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन में भी हमसे कुछ गलतियां हुई, और वो हमने तमाम गलतियों को, लेकिन इस 249 को पूरी कराची से देख ही नहीं सकते। पहले ही 600 वोट पे सीट निकली हुई थी, यहां तो हमारी एक एक एमपीए ने 50,000 वोट लिए हुए हैं। बात यह कराची के पूरे सियासत को इससे एक के लेकर जा रहा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अच्छा हो गया 249 ने हमारे कान खोल दिए, हमारी आंखें खोल दी, हमें सब कुछ समझने का मौका दे दिया, हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का मौका दे दिया, और हमने एक नुकसान तो बड़ा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा। मिसाल एक और दे दूं आपको, 2013 में हमने 8 लाख वोट लिया था कराची में, 2015 में 1,75,000 वोट लिया था, और 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह कराची में झाड़ू फिर गई थी। तो बात यह है कि कराची में चूंकि इतने महाज थे, कभी पीडीएम थी, कभी मौलाना साहब आ जाते थे, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, प्राइम मिनिस्टर फोकस नहीं कर सके उस अंदाज से। अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध को ठीक है, आप फोकस कर लिया है। नाज़रीन, एक ब्रेक सर, एक मैं ब्रेक, एक से ब्रेक नाज़रीन। लेकिन पीडीएम का जिक्र किया है हलीम आदिल शेख साहब ने। क्या पीडीएम, क्योंकि ये खबरें भी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब अब पीडीएम को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो नाराजगी है, जो प्रोग्राम के आगाज में भी आपने देखी, इसका क्या करेंगे? जानते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हलीम आदिल शेख साहब ने पीडीएम का जिक्र किया, तो पीडीएम के हवाले से खबरें आई है कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा इसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसकी मीटिंग बुलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम का कोई फ्यूचर नजर आता है? कादिर मंदुखेल साहब, क्या पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा आ सकती है, या कोई शर्त व शराइत इस सिलसिले में भी हैं आपके?
ये तो पार्टी के सीसी फैसला करेगी। मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि जब तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून माफ़ी नहीं मांगेंगे बिलावल भुट्टो साहब से, उससे पहले नहीं जाना चाहिए। माफी मांगनी पड़ेगी। और आता तारड़ साहब ने जो बात की है कि बंदा बात करे तो शऊर होना चाहिए, यकीनन शऊर होना चाहिए कि जब आप बता रहे कि मोटरवे हमने पंजाब के बॉर्डर तक मुकम्मल किए, सिंध नहीं किए, तो इनको ये शऊर होना चाहिए कि ये वफाकी प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत कैसे कंप्लीट कर सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमारा मुकाबला था मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी का, ये भी गलत बयानी कर रहे हैं। आपका मुकाबला नहीं था, आपका पूरा 10 पार्टियों का मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ था। पीपल्स पार्टी का इसके पूरे पीडीएम की 10 पार्टियों से, टीएलपी से, पीटीआई से, मुस्तफा कमाल से, एमक्यूएम से थी। तो आप वो जो आपके साथ दिए एनपी और जमीयत ने, उनको भी आपने नजरअंदाज किए, क्रेडिट आप खुद ले रहे। तो भाई जब आपका ये हाल होगा, आप अपनी गर्ज देखें, अपनी मतलब देखें। मेरे तो कम से कम मैं अपनी पार्टी के सामने भी बात करता हूं, बिलावल साहब के सामने, आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, कि मुस्लिम लीग नून के साथ बिल्कुल एहतियात न करें, इनकी चक्कर में फंसे, इनको रहने दे, क्योंकि इनकी गर्ज है। बिल्कुल नहीं, मैं तो मुशद्दिद मुखालफत कर रहा हूं और मैं करता आ रहा हूं। पार्टी की मीटिंग के अंदर मैं करता आ रहा हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी क़यादत से, मुस्लिम लीग नून के बगैर अपोजिशन करे, ये धोखा दे सकती है किसी वक्त भी आपको। तारड़ साहब, ये तो कहानी खत्म हो गई सर। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब माफी मांगे, दूसरा कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं मैं तो खुद पार्टी को कह रहा हूं कि नून के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद ना हो। खत्म हो गई सर पीडीएम। अब तो पार्टी में तो 100 लोग बात करते हैं, पता नहीं बिलावल साहब इनकी कितनी सुनते हैं, इनकी कितनी मानी जाती है, वो तो फिर देखे ना, वो तो एक और फिर बात है। तो अगर इनकी मानी जाती थी तो अब तक तो मेरा ख्याल है कोई हमारी धींगा मुश्ती हो गई होती, या कोई फिजिकल लड़ाई पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट के अंदर हो गई होती, अगर इनकी बात मानी जाती और इनकी तमाम बातें अगर बिलावल साहब मान लेते। तो मेरा नहीं ख्याल ये जितने जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं, तो खैर वो लीडरशिप में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने वहाँ पे बात की 11 पार्टियों की, अपने इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं समझता कि 11 पार्टियों का कोई इत्तेहाद था वहाँ पे, वन ऑन वन मुकाबला था, बड़ा क्लोज फाइट किया है। भाई आप नहीं ज़्यादा वोट ले सके, इसका कोई बहाना मारने की तो जरूरत नहीं है। और फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की बात अपने पे ले गए। मैं पीटीआई पे तनकीद कर रहा था, मेरा ख्याल है अंदर से इतनी मिली भगत है कि नहीं। देखिए उसमें खुद इन्होंने कहा कि बाकी जमातों का वहां पे उस तरह से असर नहीं है। इन्होंने एक नूरानी साहब की भी बात की, वो इन्होंने खुद की, मैंने तो नहीं की। अब कह रहे हैं कि जमहूरी जमातें जिन पे तनकीद कर रहे थे कि बात ये है कि बाकी जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपने बाकी जो मतलब की बात की, आपने अकेले फाइट किया है, तो उनके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। देखिए एएनपी और जमीयत की जहां तक बात है, उनकी बिल्कुल सपोर्ट हासिल थी, मगर ये 11 जमातों का उसको इत्तेहाद कहना, मैं समझता हूं कि ये हकीकत के कोई बात नहीं मेरे भाई, हौसला करें ना। वो मैं समझता हूं 11 इत्तेहाद जमातों का कोई इत्तेहाद नहीं था। दूसरी बात ये है, लगे हुए थे एएनपी के, जमीयत के और नून लीग के, हर गाड़ी में बात ये है, दूसरी इन्होंने बात की, बाकी पार्टियों के अलावा जो आप बात कर लो ना, आपकी 2 एमपी। मैं मुकम्मल कर लो, मैं आपकी बारी में नहीं बोला, मुझे मुकम्मल कर लेने देना। इस तरह तो फिर शो नहीं हो सकेगा। वो आप जरूर अपनी पार्टी के सामने बात रखिएगा जो आप रखते हैं और आपकी मानी नहीं जाती। बात यह है कि जो ये फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमने सखर क्या सिंध से बाहर है, और आगे फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी ना, हम जितनी बना सके हमने बना दी, और इसको ये आज खुद इस्तेमाल करते हैं, तो काइंडली इसको डिनाई ना करें। ग्रीन लाइन के लिए जो फंड्स इशू हुए, जो ऑन ग्राउंड काम हुआ, इनकी लैंड एक्विजिशन स्लो थी। हमने पंजाब में 3 मेट्रो बस बना दी, इनसे 1 ग्रीन लाइन हमने पैसे भी मुहैया कर दी, लैंड एक्विजिशन नहीं कर सके। लैंड एक्विजिशन फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, शऊर की ये मैं बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, खान मंदोखेल साहब और हलीम आदिल शेख साहब। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब का वो जो ख्वाब कि जी पहले बुज़दार साहब जाएंगे और फिर इमरान खान साहब जाएंगे, अपोजिशन की आपस में केमिस्ट्री कैसी है यह आपने देख लिया। इमरान खान साहब को मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की परेशानी लेनी चाहिए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।